हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक के संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी, जिसका नाम है वहरा। हमारे धंधे में कई बार ऐसा होता है कि कई केस अनसुलझी हमारी फाइलों में दफन हो जाओ, लेकिन उनकी उलझन भरी बातें दिमाग में प्रश्न चिन्ह बनकर घूमती रहती, और फिर कई महीनों या वर्षों के बाद कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, कोई एक ऐसा तथ्य सामने आ जाता है जो सारे केस को सहज ही सुलझा कर रख देता। पूरी समस्या हल हो जाती है और सारी बात आंखों के सामने दिन की तरह स्पष्ट हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि जब हम खोजबीन के चक्कर में जान लड़ा देते हैं तब तो कोई हल हाथ में आता नहीं, और जब हम असाए ऊपर चुपचाप बैठ चुके होते हैं तो बिना हमारे तनिक भी प्रयत्न के सब कुछ स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही एक केस का वर्णन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। एक दिन सुबह सवेरे दयावती नाम की एक प्रौढ़ महिला मेरे पास आई। मैं आपसे अपनी एक किराएदार के विषय में मिलना चाहती हूँ, उन्होंने बताया। मैं समझा कोई किराए का झगड़ा होगा, इसलिए क्या होता है, लेकिन आपके किसी किराएदार में मेरी क्या दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन मेरी किराएदार को आप में बहुत दिलचस्पी है, वह आपसे मिलने के लिए बेहद उत्सुक है और इसी सिलसिले में मैं आपको बुलाने आई हूँ। यानी कि आपकी किराएदार को विशेष रूप से मेरे में दिलचस्पी है, किसी और पुलिस ऑफिसर में नहीं। मैंने हैरान होकर पूछा। जी नहीं, उसकी दिलचस्पी केवल आप में ही है। आपकी किराएदार का नाम क्या है। पूरा नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं केवल उसे मिसेस स्मिथ के नाम से जानती हूँ। कोई विदेशी महिला है। मालूम नहीं, क्या मतलब। मैंने अर्ज़ किया कि मालूम नहीं है कि मेरी किराएदार विदेशी महिला है या भारतीय है। मैं हैरानी से उसका मुंह देखता रहा। मैं वाकई सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मिसेस स्मिथ 7 साल से मेरी किराएदार है, लेकिन इन लंबे 7 सालों में एक ही इमारत में रहने के बावजूद भी मैंने केवल एक बार उसका चेहरा देखा है। और दयावती शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। और अब भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मिसेस स्मिथ का चेहरा ना ही दिखाई देता। क्या ऐसा ही बदसूरत चेहरा था, मैंने उत्सुकता से पूछा। बदसूरत इंस्पेक्टर साहब, चेहरा तो वह था ही नहीं। मुझे तो उसकी गर्दन के ऊपर का केवल एक आकार का ही आवाज़ मिला था। नाक नक्शा तो उस पर था ही नहीं। तो गहरे गड्ढों में से झाँकती हुई 2 भयावनी आंखें। मैं उस चेहरे की व्यवस्था का वर्णन नहीं कर सकती इंस्पेक्टर साहब। आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि एक बार वह अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और हमारे दूधिये ने लॉन में खड़े हुए उसके चेहरे की एक झलक देखी थी। उसके हाथ से दूध का बर्तन गिर गया था और वह चीखें मारता हुआ वहाँ से भागा था। मिसेज स्मिथ हर समय अपना चेहरा नकाब जैसे एक कपड़े से ढके रहती है, जिसमें से केवल आंखें और भवें दिखाई देती है। उसकी ज़रा असतर्कता के कारण नकाब उसके चेहरे से सरक गई थी और मेरी नज़र उसके भयानक चेहरे पर पड़ गई। तब उसने मुझसे कहा था, बहन जी, अब आप समझ ही गई होंगी कि मैं क्यों हर समय अपना चेहरा ढके रहती हूँ। मेरी दिलचस्पी जाग उठी थी। आप उसके पिछले जीवन के विषय में कुछ नहीं जानती हैं। नहीं, उसने कभी जिक्र भी नहीं किया। नहीं। और आपने पूछा भी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता था। मिसेज स्मिथ ने मुझे आशा से अधिक किराया दिया था, 6 महीने का एडवांस दे दिया था और किसी मामले में कोई हील हुज्जत नहीं करती थी। मैं समझती थी कि एकांत प्रिय महिला है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, तो मुझे क्या। लेकिन उसे आप ही का घर क्यों पसंद आया। क्योंकि वह भीड़ भाड़ में रहना नहीं चाहती। मेरा घर वैसे भी मुख्य आबादी से थोड़ा हटकर है और मैं वहाँ अकेली रहती हूँ। अर्थात मेरे घर में उसे दुनिया की नज़रों से स्वयं को बचाए रखने की पूरी सुविधा है। 7 साल पहले उसने मकान मेरे एक परिचित के जरिए लिया था, लेकिन मैं इस तस्वीर में कहाँ फिट होता हूँ। आपकी किराएदार मुझसे क्यों मिलना चाहती है। बताती हूँ, दयावती बोली। पिछले कुछ दिनों से मेरी किराएदार बहुत बेचैन रहने लगी है। रात को कई बार मैंने उसे विक्षिप्तों की तरह चिल्लाते सुना। वह एकाएक चिल्ला उठती है, निशंक, दरिंदे, हत्या, हत्या, जैसे उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ा। उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके मन पर कोई भारी बोझ है। मैंने उसे एक बार कहा भी था कि मिसेज स्मिथ, अगर आपका मन अशांत रहता है तो भगवान का नाम लिया करो। आप कई बार हत्या हत्या चिल्ला उठती हैं। अगर तुम्हें किसी से भय है तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। लेकिन उसने फ़ौरन इनकार कर दिया और बोली कि जिन गुनाहों का बोझ मेरे दिमाग पर है, उससे ना भगवान का नाम मुझे छुटकारा दिला सकता है और ना पुलिस। मेरा दिल तो किसी के सामने अपराध स्वीकार कर लेने में ही हल्का हो सकता है। फिर मैंने आपका नाम लिया कि आप बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, शायद आप उसकी कोई सहायता कर सके। आपका नाम सुनते ही वो उछल पड़ी और बोली, बहन जी, उन्हें बुला लाओ, भगवान के लिए उन्हें बुला लाओ, और अगर वे ना आए तो उन्हें कहना कि मैं स्मिथ सर्कस के मिस्टर स्मिथ की पत्नी हूँ और उन्हें अब्बास परवा का नाम बता देना।
वह कहती थी कि अगर आप वही मिस्टर जगतपाल हैं तो अब्बास परवा का नाम सुनकर ज़रूर चले आएंगे। मिसेस स्मिथ ने झूठ नहीं कहा था। मैंने कहा, अगर आपकी किराएदार ने अब्बास परवा का नाम लिया है और वह स्मिथ सर्कस वाली मिसेस स्मिथ है तो उससे अधिक उत्सुक मैं इस मुलाकात में। मिसेस स्मिथ से कह दीजिए कि मैं 3 बजे तक उनके पास पहुंच जाऊंगा। दयावती के जाते ही मैं पुरानी फाइलों को कुरेदने में जुट गया। अब्बास परवा ट्रेजेडी में सरकारी तौर पर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब्बास परवा में मेरा खानदानी घर था और उन दिनों मैं वहाँ छुट्टी मनाने गया हुआ था। स्मिथ के सर्कस का नाम उन दिनों बच्चे बच्चे की ज़बान पर होता था। मेरी छुट्टियों के दौरान में ही सर्कस वाले एक रात के लिए अब्बास परवा रुक गए थे। अब्बास परवा एक छोटा सा गाँव, वहाँ तो इतने बड़े सर्कस का कोई शो होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। केवल रात गुजारने के लिए ही वे वहाँ रुके थे। उनके सर्कस में उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा भयानक शेर था। किसी आदमी का उसके पास फटकने का भी हौसला नहीं होता था। उसके पिंजरे के आसपास भी कोई आदमी आ जाता था तो ऐसी दहाड़ मारता था कि सुनने वालों के प्राण कांप जाए। लेकिन स्मिथ और उसकी पत्नी के साथ वह किसी हद तक हिला हुआ था। शेर को उसका भोजन देने के लिए भी वही दोनों उसके पिंजरे तक जाने का साहस कर पाते थे। शेर भी उन्हें पहचान गया था और उनके साथ बेहद शराफत से पेश आता था। आज से 7 वर्ष पहले अब्बास परवा की उस रात को फिर एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसकी वास्तविकता आज भी संदेह का विषय हुआ। ये कि लगभग आधी रात को सारी सर्कस शेर की दहाड़ों और एक स्त्री की चीखों से गूंज गई। सर्कस के कर्मचारी अपने टेंटों में से लालटेनें लिए हुए घटनास्थल की ओर भागे और फिर जो दृश्य उन्हें दिखाई दिया वह किसी का भी खून जमा देने के लिए पर्याप्त था। इसमें शेर के पिंजरे से लगभग 10 गज दूर जमीन पर औंधा पड़ा था। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से कुचली पड़ी थी और चकनाचूर हुई खोपड़ी के पास शेर के पंजों के गहरे निशान थे। शेर के पंजे का द्वार खुला पड़ा था। पिंजरे के द्वार के पास मिसेस स्मिथ पीठ के भार जमीन पर पड़ी थी और शेर उसकी छाती पर पांव जमाए अगला वार करने के लिए तैयार खड़ा था। शेर ने उसका चेहरा इस बुरी तरह उधेड़ कर रख दिया था कि उस समय हैरानी होती थी कि वह जीवित कैसे रही। सर्कस के कर्मचारियों में एक हेनरी नाम का बॉडी बिल्डर था और एक था सैडलर नाम का जोका। दोनों ने हौसला करके लंबे लंबे बांसों की सहायता से शेर को अरेड़ कर मिसेस स्मिथ के ऊपर से हटाया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। शेर पिंजरे में से निकल कैसे आया, यह आज भी रहस्य का विषय। उस समय तो यही अनुमान लगाया गया था कि उन दोनों ने खाना लेकर पिंजरे में प्रवेश करने की चेष्टा की होगी। किसी कारणवश शेर भड़क गया होगा और उन पर कूद पड़ा होगा। कर्मचारियों की शहादत में सबसे दिलचस्प बात यह मालूम हुई थी कि मिसेस स्मिथ दुर्घटना के बाद कितनी देर तक विचित्रावस्था में चिल्लाती रही थी, कायर कायर डरपोक। लगभग 6 मास बाद मिसेस स्मिथ की हालत सुधरी, लेकिन तब तक पुलिस मिस्टर स्मिथ की हत्या के केस को दुर्घटना द्वारा हत्या मानकर बंद कर चुकी थी। इसे केस की तहकीकात थानेदार चरण सिंह ने की थी। अब्बास परवा में मेरा घर था, इसलिए मेरी उससे अच्छी खासी जान पहचान थी। केस तो उसने दुर्घटना द्वारा हत्या लिखकर बंद कर दिया था, लेकिन 2 एक बातें थी जो उसे हर समय परेशान किए रहती थी और हम दोनों उन पर कुछ दिन खूब बहस भी करते रहे थे। एक तो शेर का व्यवहार किसी प्रकार तस्वीर में फिट नहीं होता था। द्वार खुलने पर शेर ने जो कुछ किया था, अगर उसकी कल्पना की जाए तो वह युक्ति संगत नहीं लगता था। शेर पिंजरे में से निकला और एकदम सामने की ओर झपटा और 10 गज दूर खड़े स्मिथ के सिर पर पहुंच गया। स्मिथ एकदम घूमकर वापस भागा, लेकिन शेर के पंजे के एक बार ने उसकी खोपड़ी तोड़ दी और धराशायी कर दिया। और फिर बजाय इसके कि शेर अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाकर भाग निकलता, वह फिर पिंजरे की ओर वापस आया जहां मिसेस स्मिथ खड़ी थी और उसको गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। और मिसेस स्मिथ की कायर कायर की चिल्लाहट समझ में नहीं आती। आखिर वह अपने पति से किस प्रकार की बहादुरी की आशा रखती थी। वह बेचारा अपनी पत्नी की सहायता के लिए कर ही क्या सकता था। दूसरी बात, इस घटना के कुछ दिनों बाद पता लगा था कि शेर की दहाड़ों और मिसेस स्मिथ की चीखों के साथ साथ एक आदमी की भी भय भरी चिल्लाहट सुनी गई थी। उस समय ख्याल था शायद स्मिथ चिल्लाया था, लेकिन यह विचार बाद में असंभव लगने लगा था क्योंकि इसके प्राण तो पहले ही निकल चुके थे। थानेदार चरण सिंह के ख्याल से घटना इस प्रकार हुई होगी। वे दोनों शेर के पिंजरे से 10 गज की दूरी पर होंगे, उसने कहा था। उसी समय शेर किसी प्रकार पिंजरे में से निकल गया होगा। मिसेज स्मिथ ने अपने बचाव के लिए पिंजरे की ओर भागी होंगी ताकि वे भीतर उसका द्वार बंद कर ले और बाहर खड़ा शेर उनके पास ना पहुंच सके। लेकिन अभी वो पिंजरे के द्वार पर ही पहुंची होंगी कि शेर उस पर ही टूट पड़ा होगा। मिसेज स्मिथ को अपने पति पर क्रोध आया होगा कि अगर वह घूमकर भागने की चेष्टा न करता तो शायद शेर उस पर हमला न करता, क्योंकि उनसे काफ़ी हिला मिला हुआ था। अगर वे शेर के सामने तटस्थ खड़े रहते और भय का प्रदर्शन ना करते तो शायद शेर उनका कुछ भी ना बिगाड़ता। इसलिए वे चिल्ला पड़ी थी, कायर कायर। सारी थ्योरी में एक ही गड़बड़ है चरण सिंह। मैंने कहा था, क्या अगर वे दोनों पिंजरे से 10 गज दूर थे
तो पिंजरा कैसे खुल गया? शायद उनका कोई दुश्मन है जिसने चुपचाप द्वार खोल दिया हो। तो फिर शेरू उन पर क्यों झपट पड़ा, जबकि वह उन दोनों से हिला मिला हुआ था कि वे उसके पिंजरे के भीतर घुसकर उसके साथ खिलवाड़ भी कराते थे? शायद उसी दुश्मन ने किसी वजह शेर को भड़का दिया हो। तर्क युक्ति संगत तो नहीं था, लेकिन एकदम असंभव नहीं कहा जा सकता था। इस विषय में तो कोई संदेह ही नहीं था कि स्मिथ बहुत बुरा आदमी था और अपने कर्मचारियों में बेहद बदनाम था। लोग उससे आतंकित रहते थे क्योंकि कई बार तो वह जरा सी गलती पर पीट भी दिया करता था। 7 साल गुजर गए और किसी भी संदेह का निवारण नहीं हो सका। सारी घटना मेरे दिमाग से भी उतर चुकी थी कि आज दयावती मिसेस स्मिथ का संदेश लेकर आई और अब्बास परवा में घटी सारी घटनाएं एक बार फिर साकार हो उठी। दोपहर के थोड़ी देर बाद ही मैं श्रीमती दयावती के घर पहुंच गया। वे मुझे फौरन ही मिसेस स्मिथ के कमरे में ले आई। कमरा गया था पिंजरा था, सब खिड़कियां दरवाजे बंद थे ताकि किसी असतर्क क्षण में किसी पड़ोसी की नज़र मिसेस स्मिथ के चेहरे पर न पड़ जाए। मिसेस स्मिथ कमरे के कोने में बैठी थी। चेहरा ढका होने के बावजूद भी इस औरत के शानदार व्यक्तित्व में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। शरीर अब भी सांचे में ढला मालूम होता था। 7 वर्ष पहले तो वह वाकई अद्वितीय सुंदरी रही होगी। मुझे विश्वास था मिस्टर जगतपाल, मिसेस स्मिथ बोली, कि मेरा नाम सुनकर आप ज़रूर यहाँ चले आएंगे। लेकिन आपको यह कैसे मालूम था कि अब्बास परवा की ट्रेजेडी में मेरी भी दिलचस्पी है? मैंने पूछा। ऑफिशियली तो इस मामले से मेरा कोई संबंध था नहीं। मुझे थानेदार चरण सिंह ने आपके विषय में बताया। अब आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं सीधा मतलब की बात पर आता हुआ बोला। आप भगवान को मानते हैं मिस्टर जगतपाल? नास्तिक तो नहीं हूँ मैं। आप ये मानते हैं कि कोई अगर सच्चे दिल से अपना गुनाह कबूल कर ले तो भगवान उसे माफ़ कर देता है? आप ये सब क्यों पूछ रही? मैंने हैरान होकर पूछा। वह कुछ क्षण चुप रही और फिर धीरे से बोली, मैंने अब्बास परवा की ट्रेजेडी के विषय में पुलिस को सही बयान नहीं दिया था। क्यों? आपने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मेरे बयान पर किसी आदमी का भविष्य निर्भर करता था। अगर उस समय मैं सच बोलती थी तो उसका भारी अहित होने की संभावना थी। उस आदमी से मेरे बड़े गहरे संबंध थे और मेरी अंतरात्मा मुझे उसके साथ विश्वासघात नहीं करने देती। लेकिन अब उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। कैसे? वह व्यक्ति मर गया। अब मैं किसी को सच्ची घटना बतलाकर अपनी आत्मा के बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। तो फिर आप अपना बयान पुलिस को क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं पब्लिसिटी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम को लेकर कोई शोर शराबा मचे। मेरा जीवन समाप्त प्राय ही है और मैं चाहती हूँ कि मैं शांति से मर सकूँ। इसलिए मैंने वह भयानक कहानी सुनाने के लिए आपको चुना है। लेकिन मैं भी तो सरकारी कर्मचारी हूँ। संभव है आपकी सारी कहानी सुन लेने के बाद मैं ही सारी घटना का ब्यौरा पुलिस तक पहुँचा देना अपना कर्तव्य समझने लगूँ। संभव है, लेकिन मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आपके सामने मन का बोझ हल्का कर चुकने के बाद मैं शांति से मर सकूँगी। मैं आपकी कहानी सुनने के लिए बेहद उत्सुक हूँ, मैंने कहा। मिस्टर जगतपाल, वह अतीत की गहराइयों में डूबती हुई बोली, मेरा पति स्मिथ मुझसे आयु में 15 वर्ष बड़ा था। 17 वर्ष की आयु में मेरी उसके साथ शादी हुई और शादी के उस दिन से लेकर उसकी मृत्यु तक मैंने भयानक नरक भुगता था। स्मिथ आदमी नहीं था, कसाई था। ऐसा आदमी था कि सर्कस के किसी कर्मचारी से मुझे बात भी करते देख लेता था तो वह मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देता था। वह मुझे खंबे से बांध देता था और फिर घोड़ों वाली चाबुक से मुझे पीटा करता था। सबको स्मिथ से घृणा थी और मुझसे भरपूर सहानुभूति थी, लेकिन वे क्या कर सकते थे? उसके दुर्व्यवहार के कारण कई बढ़िया आर्टिस्ट हमें छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी सर्कस किस प्रकार मेरे बॉडी बिल्डर हेनरी और जोगत सैडलर के दम पर चलता रहा। हेनरी को मुझसे सच्ची हमदर्दी थी। मेरी दुर्दशा देखकर उसका खून खौल जाता था, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। यही हमदर्दी की भावना हमें इतने समीप ले आई कि हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे। मेरे पति को मुझ पर संदेह तो था, लेकिन हेनरी के विशाल शरीर से वह भी डरता था। हेनरी का बदला भी वो मुझे दुख देकर चुकाता था। जब भी उसे हेनरी पर क्रोध आता था वो मुझे तकलीफ देना आरंभ कर देता था। फिर एक दिन मेरी दर्द भरी चीखों का हेनरी पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने स्मिथ की हत्या करने की तरकीबें सोचनी आरंभ कर दी। हेनरी की एक स्कीम के अनुसार हमने एक लोहे का भारी डंडा लिया और उसके एक सिरे पर शेर के पंजे की शक्ल के लोहे के 5 बेहद तीखे और लंबे नाखून बांध दी। स्कीम ये थी कि लोहे के उस पंजे के वार से स्मिथ की हत्या कर दी जाएगी और फिर शेर को खुला छोड़ दिया जाएगा, जिससे ऐसा लगे कि स्मिथ शेर का शिकार हुआ है। एक अंधेरी रात को मैं और इसमें शेर के लिए भोजन लेकर उसके पिंजरे की ओर गए। हेनरी पिंजरे से थोड़ी दूर राह में ही छुपा खड़ा था। स्मिथ के वहाँ से गुजरते ही उसे लोहे के पिंजे का वार स्मिथ पर कर देना था, लेकिन हेनरी फुर्ती से काम नहीं कर सका। इसलिए हम उसके पास से गुजरकर पिंजरे की ओर बढ़ गए। हेनरी भी दबे वहाँ हमारे पीछे पीछे आया और जब हम पिंजरे से लगभग 10 गज की दूरी पर थे तो उसने लोहे के पंजे के एक ही प्रचंड वार से स्मिथ की खोपड़ी चकनाचूर करके रख दी। खून से लथपथ स्मिथ वहीं ढेर हो गया। मैं पिंजरे की ओर लपकी ताकि उसका द्वार खोल दे और वहीं सब कुछ गड़बड़ा गया। ताजे खून की गंध शेर फौरन पहचान गया था।
और वह बुरी तरह उत्तेजित हो उठा था। मेरे द्वार खोलने भर की देर थी कि वह बिजली की तरह मुझ पर टूट पड़ा। हेनरी अगर उस समय चाहता तो मुझे बचा सकता था। उसके हाथ में लोहे का भयानक पंजा था। अगर वह सामने आकर उसका एक बार शेरवा कर देता तो शेर ने चुपचाप पिंजरे में घुस जाना था, लेकिन मैं तो अपना संतुलन खो चुका था। मैंने उसे भय से चिल्लाते हुए सुना। फिर वह एकदम घूमा और वहां से भाग लिया। उसी समय शेर के दांत मेरे चेहरे में गड़ गए। मैं अपने हाथों से शेर को ढकलने की चेष्टा कर रही थी और सहायता के लिए चिल्ला रही थी। क्रोध के कारण हेनरी के लिए मेरे मुंह से गालियां निकल रही थी। मैं चीख चीख कर उसे कायर डरपोक कह कहकर कोस रही थी। भय और दर्द के कारण मेरी चेतना लुप्त होती जा रही थी। मुझे इस बात की धुंधली सी याद है कि हेनरी और सैडलर ने बाद में मुझे शेर के नीचे से निकाला था। जब मुझे होश आया और मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैंने शेर को हजार हजार गालियां दी। इसलिए नहीं कि उसने मेरा सौंदर्य नष्ट कर दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे मार क्यों नहीं डाला था। उस दिन से आज तक मिस्टर जगतपाल, मैं अपने चेहरे को एक पाप की तरह छुपाए हुए, इसलिए मैं ऐसी जगह रह रही हूँ जहाँ मेरा कोई पूर्व परिचित मुझे देख ना ले। इसके अतिरिक्त और मैं कर भी कह सकती थी, और यही कुछ मैंने किया भी। मैं तो एक घायल जानवर की तरह अपनी मार में घुसी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही। यही मेरा अंत है। मिसेज स्मिथ चुप हो गई। सारी घटना सुनने के बाद मैं भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मेरा मन भरा है। भगवान की लीला को कौन समझ सकता है। मैंने मूर्खों की तरह एक घिसे पिटे शब्द दोहरा दिए। जीवन भी कितना बड़ा मजाक बन गया। वह चुप रही। लेकिन हेनरी का क्या हुआ, मैंने फिर पूछा। उस दिन के बाद ना तो मैंने उसे फिर देखा और ना ही उसके विषय में कुछ सुना। बाद में जो भला बुरा मैंने उसे कहा था उसके लिए मुझे दुखी हुआ। किसी औरत का प्यार आसानी से एक और उठाकर नहीं रखा जा सकता। हेनरी मुझे शेर के पंजे के नीचे दबा छोड़कर भाग गया था, और उसकी उस दिन की जरा सी बुज़दिली के कारण मेरा जीवन वीरान हो गया। लेकिन फिर भी उसे फांसी के फंदे से बचाने की खातिर मैंने पुलिस को झूठा बयान दिया। अब हेनरी मर चुका है। हाँ, पिछले महीने वह एक कार दुर्घटना में मारा गया था। मैंने अखबार में ये समाचार पढ़ा था। और उस लोहे के पंजे का क्या हुआ? वह भी उसने कहीं फेंक फांक दिया होगा। हमारे खेमों के पास एक गंदे पानी का तालाब था, शायद उसी में हो। मैं चुप रहा। मैं भी कुछ ना बोली। कई क्षण बोझिल सा सन्नाटा छाया रहा। फिर मैं उठ खड़ा हुआ और उससे विदा मांगकर द्वार की ओर बढ़ गया। द्वार के पास पहुंचकर मैं एकदम मुड़ा और बोला, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मिसेज स्मिथ। आत्महत्या करना कायरों का काम है। लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ? उसने कहा, हर बात कही नहीं जाती। मैं जानता हूँ अपने जीवन का पटाक्षेप करने के लिए ही आपने यह घटना मुझे सुनाई है। जीवित रहना एक महान कर्तव्य है। जीवन जैसा भी हो उसे सहन करना चाहिए। मिसेज स्मिथ का उत्तर दिल दहला देने वाला था। उसने एकाएक अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और उसे प्रकाश की ओर करती हुई बोली, क्या ऐसा जीवन भी सहन किया जा सकता है? मैं दहल गया। शब्द उस चेहरे की भयानकता का वर्णन नहीं कर सकते। चेहरा तो वह था ही नहीं। कई स्थानों से खाल गायब थी। जहाँ खाल थी वहाँ उसकी रंगत पूरी तरह बिगड़ी हुई थी और खाल हड्डियों की ओर से पड़ने वाले खिंचाव के कारण सिकुड़ गई थी। नाक और निचला होठ एकदम गायब थी। निचला होठ ना होने के कारण दांत बड़े बेबस रूप से बाहर निकल पड़ रहे थे। एक कान आधा कटा हुआ था और दो गहरे गड्ढों के बीच में से उदासी भरी चमकदार आंखें झांक रही थी। मैं वह दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सका और फौरन वहां से बाहर निकल गया। लगभग 3 दिन बाद मुझे डाक से एक पार्सल मिला। उसमें पोटेशियम साइनाइड से भरी एक शीशी थी और साथ में एक पत्र था जिसमें केवल इतना लिखा था, मैंने जीवन को इसी रूप में जीने का निश्चय कर लिया। आत्महत्या के लिए जो कुछ मैं संजो कर रख रही थी वह भेज रही। उस बहादुर महिला का ख्याल आज भी आ जाता है तो करुणा से दिल भर उठता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की किसी अगली कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।